हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्लास अपॉन में, है ना। तो यहाँ पे क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन पर मैंने असाइनमेंट 4 का वीडियो लेके जो आ गया हूँ वो है हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिश्र धातु क्या है, इनके दो उपयोग लिखिए। तो मिश्र धातु लगभग समान आकार परमाणु आकार के धातु या संक्रमण धातु मिश्र धातु बनाने की क्षमता रखते हैं। समान आकार का रहेगा परमाणु उसका तभी बना पाएगा। तो परमाणु आकार समान होने के कारण संक्रमण धातु वे क्रिस्टल जालक में सफलता से पारस्परिक रूप में प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, जिससे ठोस विलयन या मिश्र धातु बनते हैं। निर्मित धातु कठोर होती है। दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, इसके दो उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में बोल सकते हो या फिर बर्तन वगैरह बनाने में, सिक्के बनाने में मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो उपयोग आप लिख लीजिएगा। फिर है जिंक, कैडमियम और मरकरी के लवण प्रायः रंगहीन होते हैं। क्यों? तो संक्रमण धातु ऐसी धातु है जिनके मध्य सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। और डी कक्षक अगर अपूर्ण हो, है ना, Zn, Cd और Hg की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, है ना। डी कक्षक में D10 पूर्ण होते हैं। ये धातु परिवर्ती होते हैं, यानी कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसलिए क्या होता है, ये प्रायः रंगहीन होते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए Cu+, Cu2+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और समझाइए कि कौन सा अणुचुंबकीय होगा। अणुचुंबकीय में क्या रहता है कि जो ऑर्बिटल रहता है उसमें अगर पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो फिर तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। अब Cu+ की बात करें तो इसमें d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। Cu++ की बात करें तो d ऑर्बिटल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो बताता है कि ये क्या होगा, अणुचुंबकीय होगा। ठीक है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की परमाणिक एवं आयनिक त्रिज्या कम हो जाने के कारण इनके परमाणु के आकार में कमी या संकुचन होने लगती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आवर्त में मैं बाएं से दाएं जाऊँ तो क्या होता है, लैंथेनाइड की जो श्रेणी होती है उसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इस वजह से ये संकुचन होने लगता है, यानी कि त्रिज्या जो कम होने लगती है उसे ही हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर वही बताया गया तत्वों के नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होने लगते हैं और त्रिज्या कम होने लगती है। पहला रीजन है संयोजी कोश में n-2f ऑर्बिटल में होते हैं संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन s का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होने लगता है। नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव का मान कम हो जाता है। उपरोक्त दोनों कारणों से परमाणु के आकार में कमी या संकुचन होने लगता है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। फिर संयोजकता बंध सिद्धांत BBT के आधार पर NiCN4 2- की संरचना बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। तो इसकी संरचना में देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय धातु परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके इस तरीके से ऑर्बिटल्स बना के रखते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से, किस तरीके से यहाँ पे रिक्त डी कक्षकों पे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और किस तरीके से DsP2 संकरण यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बाद है देखो संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि धातु है, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा, और संक्रमण तत्व पूरे धातु ही है। तो संक्रमण तत्व के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, क्योंकि ये संयोजकता कोश में s के इलेक्ट्रॉन द्वारा धात्विक बंध n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन साझे के संयोजकता बंध दोनों बनाते हैं, जिस कारण बंधन ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है। इसलिए ये आसानी से इनका गलनांक और क्वथनांक कम टेम्परेचर पर होता ही नहीं है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया को वो बढ़ा दे या घटा दे, है ना। तो वो स्वयं उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इस पर देखिए मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं। संक्रमण तत्वों में अच्छे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करने का गुण होता है। संक्रमण तत्वों में n-1 d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, जिससे यह अभिकारों के अणुओं के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है, एक स्थान देता है जिस पर वो अभिक्रिया कर सके। ऐसा तरीके से समझते हैं, जिसमें अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण होने पर सांद्रता में वृद्धि के कारण द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
फिर है जब कभी संक्रमण तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो यह अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के साथ संयुक्त होकर माध्यमिक यौगिक बनाता है। इसको माध्यमिक यौगिक सिद्धांत भी कहते हैं। सतह रसायन, आपके पृष्ठ रसायन, सतह रसायन एक 12th में चैप्टर है, उस पर पूरे अच्छे से समझाया गया है। और उस पर उत्प्रेरक आप जो देखोगे ना वो संक्रमण तत्व ही हैं, उसके उत्प्रेरक के रूप में यूज़ किया गया है। फिर अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये तुरंत दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है और उत्प्रेरक को अलग कर देता है, यानी कि संक्रमण तत्व को अलग कर देता है। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे चाहो तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में Fe का उपयोग होता है। Fe संक्रमण तत्व है ना। N2+3H2 और एरो का चिन्ह लगाना, फिर Fe लिखना और लिख देना 2 टाइम्स NH3 अमोनिया गैस। और यह हैबर विधि का प्रोसेस है। फिर है अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का आरेख बताइए। तो यहाँ पे देखिए डी कक्षकों का विपाटन हम लोग इस प्रकार से इसका गणना करते हैं। सबसे पहले तो ये सूत्र की सहायता से। फिर है अष्टफल की संकुल में T2G EG ये अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, x और y लेके चले हैं। और इस तरीके से देखिए एक डी का कक्षक रहेगा 5 कक्षक, जिसमें 3 और 2 कक्षक ऊपर नीचे विपाटित हो जाता है। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।